हेलो नमस्कार। कनाडा हैज लॉन्ग बीन नोन एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा देश जहां सपने सच होते थे। लाखों इमिग्रेंट्स ने जहां अपना करियर बनाया, अपना फ्यूचर बनाया। दशकों से कनाडा की यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया से ब्रिलियंट माइंड्स को अट्रैक्ट करती रही है। बट कुछ तो बदल गया है। जिस देश का कभी एजुकेशन को लेके डंका बजता था, उसी देश को आज पुअर क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से लो वेज लेबर का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और तो और ब्रैम्पटन और कनाडा की बड़ी बड़ी सिटीज में स्टूडेंट्स स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट करने लगे हैं। क्या हुआ कि इतना बड़ा बदलाव आ गया? आज के इस वीडियो में लेट्स डाइसेक्ट इट। कनाडा पुराने टाइम से ही स्टूडेंट्स की टॉप 3 चॉइसेस में से एक रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया के टॉप टियर सिटीज से आने वाले स्टूडेंट्स की। अगर हम नंबर्स को देखें तो 1960 से लेके 1990 तक कनाडा में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर फ्यू हंड्रेड्स या फ्यू थाउजेंड में ही था। और ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे और मोस्टली स्कॉलरशिप पे ही कनाडा पढ़ने आते थे। ये सभी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज को करने कनाडा आते थे और साथ में ग्लोबल एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ये सब कनाडा के लिए एक बहुत बड़े एसेट भी थे, because they were contributing significantly in Canada's economy. टाइम के साथ साथ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ने लगा और अर्ली 2000s के आसपास ये नंबर तकरीबन 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ईयर पे पहुंच गया। इसमें बाकी देशों से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। लेकिन अब तक भी ये बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, टॉप एमएनसी कंपनीज में जॉब हासिल करते थे और कनाडा को अपना घर बनाते थे। 2015 के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर में एक शार्प इंक्रीज देखा गया। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को रातों रात सपना आया और सभी ने कनाडा आने की तैयारी कर ली, बल्कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजिक मूव था कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लो वेज लेबर का स्किल गैप को फिल करने के लिए और ऑफ कोर्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। मोर स्टूडेंट्स मींस मोर वर्कर, मोर लेबर एंड मोर मनी इन द इकोनॉमी। लेकिन ये रैपिड एक्सपेंशन अपने साथ लेके आया अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। इन सब चीजों से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। इनकी शुरुआत हुई इंडिया और कनाडा में इमिग्रेशन रैकेट्स के जन्म से। ये वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे जिन्होंने अपने गोरख धंधे को बढ़ाने के लिए कैनेडियन ड्रीम्स को इंडिया की टियर 2 सिटीज में भर भर के बेचा। इसमें सबसे ज्यादा फंसे वो यंग बच्चे जिन्होंने अभी ताजा +2 ग्रेड को पास आउट किया। इन सो कॉल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने इन बच्चों को यकीन दिलवा दिया कि इन पुअर क्वालिटी एजुकेशन डिप्लोमास को कनाडा में करने के बाद भी आप परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। और इसी वजह से कनाडा में लो ग्रेड कॉलेजेस की बाढ़ आ गई, जिनको बाद में नाम दिया गया डिप्लोमा मिल्स का। कुछ कॉलेजेस तो छोटे छोटे मार्केट कॉम्प्लेक्सेस या प्लाजा से ऑपरेट हो रहे थे। ऐसे कॉलेजेस से क्या ही क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन कॉलेजेस का इकलौता मकसद स्टूडेंट्स को डिग्री और डिप्लोमा के नाम पे वो कागज का टुकड़ा देना था, जिसको यूज करके स्टूडेंट्स वर्क परमिट ले पाए और बाद में पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो पाए। इसके अलावा इन डिग्री डिप्लोमा की कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी और इसी वजह से ये सभी बच्चे अपने एजुकेशन सेक्टर में हाई स्किल जॉब करने की बजाय इन्हीं लो वेज लेबर जॉब्स के अंदर फंसे रहे। अब ये टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का इन्फ्लक्स, जिसे हाईली स्किल्ड एक्सपेक्टेड किया गया था, ये अल्टीमेटली एंड हुआ लो वेज पोजीशंस के ऊपर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि कनाडा चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिर गया। नंबर 1, हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग मार्केट डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई पूरी नहीं कर पाई और 2015 से 2023 के बीच में कनाडा की मेजर सिटीज में एवरेज जो रेंट था घरों का वो $1,200 से $2,100 तक पहुंच गया। और अगर घर परचेज करने मार्केट में जाओगे तो यही एवरेज प्राइस घर का $3.5 लाख से $6 लाख तक पहुंच गया। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स ने मोस्टली लो वेज पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया जो कि यंग कैनेडियंस करते थे, अब यंग कैनेडियंस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 6% था
पोस्ट 2020 इवन कोविड के बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के 9% हो गया। नंबर 3, स्ट्रेस ऑन पब्लिक सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे, इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनकी हालत बद से बदतर हो गई और 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की वेटिंग हॉस्पिटल्स के अंदर आज आम बात हो गई है। नंबर 4, इन्फ्लेशन। सेम पॉपुलेशन और उसके बाद डिमांड और सप्लाई के लॉजिक से अगर हम देखें और साथ में कोविड-19 का तड़का लगने के बाद इन्फ्लेशन जो थी उसने आसमान छू लिया और कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा के अंदर स्काई रॉकेट हो गई। बात यही खत्म नहीं होती है, इसके साथ साथ कनाडा में एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? गैस करो, इन सभी प्रॉब्लम्स का ठीकरा किसके सिर फोड़ा गया? जी हां, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया। फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली वीडियो देखे होंगे जहां स्टूडेंट्स ब्रैम्पटन की स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सभी वीडियो के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स इंडियन ही नजर आते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन रूल्स को टाइट कर दिया। उन्होंने हर साल आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर पर कैप लगा दी, जीआईसी के अमाउंट को बढ़ा दिया और वर्क परमिट जो कि स्टडीज के बाद मिलता था उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन सब बातों के बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब बातें मैं एक अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। इन सब में सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा एक्सप्रेस एंट्री पे, जहां पर रूल्स सुपर टाइट हो गए, रेस्ट्रिक्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से सीआरएस ड्रॉ का स्कोर जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स का पीआर लेने का सपना जो था कनाडा में वो धुंधला होता चला गया। और आज लगभग 70,000 टेम्परेरी फॉरेन वर्कर ऐसे हैं जिनका वीजा अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में एक्सपायर होने वाला है और इमिग्रेशन रूल्स की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इनका फर्दर कनाडा में इमिग्रेशन स्टेटस खतरे में होने की वजह से ये सभी लोग कनाडा की स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए, इस आस में कि शायद कोई सोल्यूशन नजर आ जाए और ये अपना इमिग्रेशन स्टेटस कनाडा में कायम कर पाएं। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये स्टूडेंट्स कनाडा की ना ही टॉप यूनिवर्सिटीज से हैं और ना ही हाई स्किल बैकग्राउंड से हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा के डिप्लोमा मिल कॉलेजेस से सताए हुए हैं, जिनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने झूठा कैनेडियन ड्रीम का सपना बेचा था। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमें सिचुएशन की गंभीरता और रियलिटी को समझना होगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट दिस इज बिटर ट्रूथ। नंबर 1, नो वन इज एंटाइटल्ड फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन एनी कंट्री। Success requires hard work, not protests on the street. Number 2, focus on your studies and acquire valuable skills. And remember, your primary goal should be the education, not just securing work permit. Number 3, और इस बात को भी समझो कि जब आपका वीजा लगा था उस डॉक्यूमेंट पर भी रूल्स में साफ लिखा है कि ये वीजा आपको परमानेंट रेजिडेंसी की गारंटी नहीं देता है। आपको इस वीजा के खत्म होने के बाद अपने देश वापस लौटना पड़ सकता है। नंबर 4, और अगर आपको इंडिया वापस भी जाना पड़ सकता है तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। आपके पास अब कैनेडियन एक्सपीरियंस है, ग्लोबल एक्सपोजर है, इंडिया में भी आपको ये करियर बनाने में बड़ी हेल्प करने वाला है। नंबर 5, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज को सीखें या एंटर इन हाई डिमांड सेक्टर्स, और या फिर दूसरी कंट्रीज में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को जरूर एक्सप्लोर करें। टू माय फेलो कैनेडियंस, आई नो आवर सिस्टम इज अंडर स्ट्रेस, लेकिन हम इस सब का ब्लेम सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर नहीं डाल सकते, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है। इन स्टूडेंट्स ने तो उस इमिग्रेशन पाथ को फॉलो किया है जैसा इनको गाइड किया गया था। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दशकों से इंडियन ओरिजिन के कैनेडियंस ने कनाडा की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेट्स नॉट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश, बल्कि हम सबको मिलके इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और इसके साथ साथ इंडो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे कम्युनिटी लीडर्स को भी सामने आना चाहिए, इन स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, इनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए ताकि ये सही डिसीजन ले पाएं
कनाडा में अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। इन द लास्ट मैं इतना ही कहूंगा कि इस टाइम पे इन टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और सस्टेनेबल भी हो। और अब आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, इस वीडियो को शेयर करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।